अस्सलाम। आज की वीडियो में बात करेंगे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की। तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के लिए वही 4 स्टेप्स: इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन और स्कल्टेशन। इसमें हम स्टार्ट करते हैं उससे क्या कहते हैं, पहले कॉन्सेंट कि भाई अस्सलाम वालेकुम, ग्रीट और कॉन्सेंट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम XYZ है, मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं आपके पेट का मुआयना करूँगा। दौरान मुआयना आपको कोई तकलीफ़ नहीं महसूस होगी। अगर आपको कोई तकलीफ़ महसूस हो तो आप मुझे रोक सकते हैं। आप इसके कॉन्सेंट के लिए, जिसका कॉन्सेंट का तरीका होता है थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें बताना होता है कि मुझे दौरान का मुआयना करने के लिए, या दौरान मतलब वही कि दौरान मुआयना में जब आपकी शर्ट ऊपर करनी होगी और साथ में, या कुर्ता ऊपर करना होगा, और साथ में ये कह देना है कि वैसे कि मैं मुआयने के लिए आपकी शलवार भी नीचे करवानी होगी, लेकिन मैं भी करूँगा नहीं। या एग्जामिनर को बता देना है कि ये कहते हैं फॉर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन वी वुड, के कहते हैं वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अवर पेशेंट कि वो अपनी जो शलवार है या जो अपनी जीन्स पहनी है उसको नीचे कर लें, लेकिन ड्यू टू अवर कल्चरल सेटअप वी वुड नॉट रिक्वेस्ट मी, वी वुड नॉट, के कहते हैं गो फॉर इट। क्योंकि जब एब्डोमिनल एग्जामिनेशन आती है तो जो उसका एक्सपोजर होता है ना, वो ज़ीफी स्टर्नम से लेके ऑलमोस्ट नीचे के लिए मिड थाई तक होना चाहिए, कि जो जेनेटेलिया है वो भी नज़र आना चाहिए। तो इसका एक्सपोजर का सही से पता होना चाहिए। तो ये चीज़ पहले से पेशेंट को बता देनी कि तुम्हें जो आपकी शर्ट ऊपर करनी होगी वो शर्ट हमने ज़ीफी स्टर्नम तक ऊपर कर लेनी है, ताकि हमको पूरे जो 9 क्वाड्रेंट्स हैं ये नज़र आ जाएँ। और हमने क्या कहते हैं नीचे तक वो क्या कहते हैं पेशेंट को बता दिया। पेशेंट को नहीं बताना तो एग्जामिनर को इन्फॉर्म कर दें कि वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, लेकिन ड्यू टू कल्चरल बिलीव्स हम क्या कहते हैं पेशेंट की पैंट जो है वो जीन्स है वो नीचे नहीं करवाएंगे। इंस्पेक्शन 9 चीज़ें देखते हैं एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की इंस्पेक्शन में। सबसे पहले शेप ऑफ एब्डोमिन। नॉर्मली फ्लैट ही होता है, आप सबका एब्डोमिन फ्लैट ही होगा होपफुली। जिसका निकला हुआ है एब्डोमिन बाहर, तो जो प्रोट्यूबरेंट एब्डोमिन है उसके 5 F's होते हैं। फर्स्ट F फूड, सेकंड F फीसिस, थर्ड F फ्लैटस, फोर्थ F फैट एंड फिफ्थ फैट, जो किसी फीमेल्स में ही हो सकता है, वो है फीटस। फैट, फूड, फीटस, फीसिस और फ्लैटस, इसकी वजह से एब्डोमिन जो है बाहर निकल आता है। फिर हम चेक करेंगे मूवमेंट ऑफ एब्डोमिन। मूवमेंट ऑफ एब्डोमिन में भी वही ड्यूरिंग इंस्पिरेशन हमें पता है वो बाहर को निकलता है, एक्सपिरेशन अंदर को आ जाता है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि कहते हैं एनी विजिबल पल्सेशंस। विजिबल पल्सेशंस में हमको एब्डोमिनल एओर्टा की, अगर कोई थिन लीन बंदा हुआ मेरी तरह का, तो उसमें एब्डोमिनल एओर्टा की पल्सेशंस हमको मिल सकती हैं। देन हम चेक करेंगे एनी विजिबल स्कार मार्क्स। देन हम चेक करेंगे फॉर स्ट्राया। स्ट्राया का चेक करने के लिए ये है कि अगर तो वाइट या पिंक स्ट्राया है तो वो नॉर्मल है, मतलब ये कि या तो फीमेल में प्रेगनेंसी के बाद जब उनका पेट नॉर्मल होने लग जाता है तो उसकी वजह से स्ट्राया होगा। स्ट्रेच मार्क्स, जिसको हम स्ट्रेच मार्क्स भी कहते हैं, या वो लोग जो बहुत ओबीस होते हैं, बहुत फैट होते हैं, वो फिर अपना वेट रिड्यूस करते हैं आफ्टर गोइंग जिम या आफ्टर जॉगिंग, तो उसके बाद जो उनमें भी जो स्ट्रेच मार्क्स नजर आते हैं उसका जो स्ट्राया होता है वो बेसिकली वाइट या पिंक रंग का होता है। वेरस अगर तो पर्पल रंग का स्ट्राया मिलेगा ना, सो दैट वुड डिनोट कि उस बंदे को है कुशिंग सिंड्रोम। तो ये चेक करेंगे, स्ट्राया चेक करेंगे। स्ट्राया के अलावा हम चेक करेंगे एनी विजिबल, क्या कहते हैं, एनी प्रोमिनेंट वेन्स। अब ये 2 तरह की वेन्स होती हैं, इसमें से हम खुद देख के बता सकते हैं कैपिट मेडुसा की कौन सी है, और जो दूसरी वाली है जो कि बेसिकली ऊपर को जा रही है, जैसे फ्लैंक्स में हमको मिलती है, दैट इज ड्यू टू इंफीरियर वेना कैवा ऑब्स्ट्रक्शन। ये तो हम प्रोमिनेंट वेन्स चेक करेंगे। उसके अलावा हम क्या चेक करेंगे, उसके अलावा हम चेक करेंगे प्यूबिक हेयर्स, लेकिन अगेन इनमें तो नहीं करेंगे अपने पेशेंट में, क्योंकि हमने शलवार नीचे कराई नहीं होगी। और प्यूबिक हेयर के अलावा जो हम लास्ट चीज़ चेक करते हैं वो हम चेक करते हैं नहीं हर्नियल ओरिफिस, या हर्नियास तो कोई नहीं मिल रहे, अम्बलाइकल हर्निया, या क्या कहते हैं वो, अच्छा एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, अम्बलाइकस को चेक करते हैं कि अम्बलाइकस नॉर्मल सर्कुलर और इन्वर्टेड होता है। जिस पेशेंट में अम्बलाइकस इन्वर्टेड होगा वो या तो ड्यू टू प्रेगनेंसी हो सकता है, या ड्यू टू एसाइटिस, या ड्यू टू क्या कहते हैं वही हर्निया, अम्बलाइकल हर्निया की वजह से ही होगा। तो हम हर्निया सारे चेक करते हैं। 9 चीज़ें दोबारा मैं इंस्पेक्शन की रिवाइज करा रहा हूँ। शेप ऑफ एब्डोमेन, मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन, एनी द अम्बलाइकस, उसके बाद एनी विजिबल पल्सेशन, एनी विजिबल स्कार मार्क, एनी प्रोमिनेंट वेन, स्ट्राया, द हर्नियास एंड योर प्यूबिक हेयर। ये चेक करने के बाद हम आ जाते हैं पेल्पेशन। अब पेल्पेशन उन्हीं 9 एरियाज में करते हैं, एस शेप में करते हैं। आपकी मर्जी में अभी वैसे लेट के भी सारी पेल्पेशन दिखा देता हूँ कि एस शेप में ये कि मर्जी, या तो राइट इलियक फोसा से, मैं राइट इलियक फोसा से शुरू करता हूँ कि राइट इलियक फोसा से जाके यूं 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 इस तरह करता हूँ। कुछ लोग क्या कहते हैं लेफ्ट इलियक फोसा से शुरू करते हैं, तो आपने बेसिकली बनाना ऐसी है कि राइट इलियक फोसा से ऊपर राइट लंबर, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम, अम्बलाइकस, हाइपोगैस्ट्रियम, फिर लेफ्ट इलियक फोसा, लेफ्ट लंबर और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। मैं इस तरह का एस बनाता हूँ, कुछ लोग यहाँ से इस तरह का एस बना देते हैं। तो एस शेप में जाना है, सुपरफिशियल और डीप पेल्पेशन। और पेल्पेशन करने से पहले हाथों को भी गर्म कर लेना है, हाथ ठंडे नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आप ठंडे हाथ लगाएंगे तो एब्डोमेन की गार्डिंग होना शुरू हो जाएगी, एब्डोमेन वैसे ही फिर टाइट सा और टेंडर सा फील होने लग जाएगा। तो
हाथ गर्म कर लेने। और पैल्पेशन में सबसे मेन चीज़, पैल्पेशन स्टार्ट करने से पहले जो कि पेशेंट को बतानी है और जो कि पैल्पेशन में करनी भी है, आपने एब्डोमेन को नहीं देखना, आपने पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशंस को देखना कि उसको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा। आपने उससे पहले पूछ लेना कि आपको पेट में कहीं दर्द तो नहीं है। अगर वो बताए कि हाँ मुझे इस जगह पे दर्द है, तो आपने उस जगह पे सबसे एंड में पैल्पेट करना है। अगर वो बोल दे कि नहीं कहीं दर्द नहीं है, तो आपने पैल्पेशन अपनी नॉर्मल शुरू करनी है, पहले सुपरफिशियल देन डीप। एंड पैल्पेट करते हुए पेट को नहीं देखना है, क्योंकि आपके दिमाग में रिफ्लेक्सेस होने चाहिए कि मैंने कहाँ 9 रीजन्स में पैल्पेट करना है। आपने बस पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन को देखना है कि वो कहीं इरिटेट तो नहीं हो रहा या उसको कहीं पेन तो नहीं फील हो रहा। अगर तो मेरे टच करने से, एब्डोमेन का टच करने से उसको पेन फील हो रहा है, सो दैट मीन्स उसको है टेंडरनेस प्रेजेंट। अगर ये हो कि मैं जब टच करूँ तब पेन ना हो, लेकिन मैं जैसे ही हाथ हटाऊँ वैसे ही उसको पेन हो, देन दैट इज नोन एज रिबाउंड टेंडरनेस, जो कि यूजली पेरिटोनाइटिस के केसेस में देखी जाती है। तो ये अच्छे से देख लेना है। सुपरफिशियली तो ये है, जिस तरह समझ लो अगर ये मेरा एब्डोमेन है, तो सुपरफिशियल तो ये कि मैं हल्के से बस यूँ ऐसे 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 करके 9 रीजन्स में सुपरफिशियली पैल्पेट करूँगा। अब जो डीप पैल्पेशन होगी, डीप पैल्पेशन में होगी दोबारा उसी रीजन में आके, राइट इलियक फॉसा में आके आपने कहना है पेशेंट से सांस अंदर लें, बाहर निकालें। जैसे ही वो बाहर निकालेगा ना, यूँ हल्के से इस तरह करके डीप जाना है, डीप जाके थोड़ी सी यूँ फिशी मूवमेंट्स करनी, डीप ऐसे ऐसे, पूरा यूँ अंदर करके नहीं घुसा देना कि उसको दर्द होने लग जाए। आराम से बस यूँ ऐसे ऐसे 9 रीजन्स में के सांस लें, बाहर निकालें, इस तरह करके ऐसे ऐसे करके पूरे 9 रीजन्स में डीप पैल्पेशन करनी। डीप पैल्पेशन जब हो जाएगी, अगेन पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशंस को देखना है। डीप पैल्पेशन के बाद हम आ जाएंगे अब हमारी स्पेसिफिक ऑर्गन्स की पैल्पेशन में, जिसमें हम लिवर, स्प्लीन और किडनीज को पैल्पेट करते हैं। वो हम किस तरह करते हैं वो मैं दिखा देता हूँ। अब लिवर को पैल्पेट करने का तरीका ये है कि ये मेरा राइट साइड है, ये मेरी लेफ्ट साइड है। लिवर को इस तरह पैल्पेट करते हैं कि हम यहाँ से, क्योंकि मेरा तब ये लेफ्ट हैंड है, राइट इलियक फोसा शुरू करेंगे कि सांस लें, बाहर निकालें, अंदर को फिर सांस लें, फिर बाहर निकालें, फिर सांस लें, बाहर निकालें। बेसिकली अगर तो लिवर हेपेटोमेगेली हुई भी होगी तो जो हमारा लिवर होगा वो हमको यहीं इधर कोई मतलब पहले ही पैल्पेट होने लग जाएगा। वरना नॉर्मली क्या होता है, अगर लिवर पैल्पेबल नहीं हो तो आप आराम से राइट कोस्टल मार्जिन तक चले जाएंगे। जब आप राइट कोस्टल मार्जिन तक चले जाएंगे देन आपको यूजली लिवर थोड़ा सा पैल्पेट होने लग जाएगा, तो वो नॉर्मल होगा राइट कोस्टल मार्जिन के लेवल पर। अगर उससे पहले कहीं पर भी पैल्पेट होने लग जाए तो इसका मतलब उस बंदे को हेपेटोमेगेली है। सिमिलरली अगर हम स्प्लीन की बात करें तो स्प्लीन का सीन ये होता है कि वही राइट हैंड से हम शुरू करेंगे। इसमें मसला ये कि एक मिनट, हाँ मैं चलो इस तरह कैमरा पकड़ लेता हूँ। राइट हैंड से ये राइट इलियक फोसा से शुरू करेंगे और आपने लेफ्ट उस तक जाना है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम के लेवल तक जाना है। बेसिकली स्प्लीन का भी ना हो कि स्प्लीन का ये होता है कि स्प्लीन अगर तो वो होता है भी है एनलार्ज, जब वो करता है तो वो इस तरह डायगनली इनलार्ज करता है। तो स्प्लीन का यही होगा, आपने सांस लें, बाहर निकालें, सांस लें, बाहर निकालें, सांस लें, बाहर निकालें और सांस लें, बाहर निकालें। हाँ इस तरह आपने ये डायगनल मूवमेंट्स माने राइट इलियक फोसा से लेकर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम तक। अगर तो इनलास्ट हुआ होगा स्प्लीन तो हमको यहीं बीच में ही स्प्लीन पैल्पेबल हो जाएगा, वरना नॉर्मली स्प्लीन पैल्पेबल नहीं होता है। और मैं अभी इन सब की कॉजेस बता देता हूँ क्या क्या होती हैं। किडनी को हम बाय मैनुअली पैल्पेट करते हैं 2 हैंड से। अब मेरा एक हैंड तो बिजी है तो मैं दूसरे हैंड से बताता हूँ। किडनी को जब भी बाय मैनुअली पैल्पेट करना होगा तो आप पेशेंट की राइट साइड पर खड़े होंगे, आपने हमेशा राइट हैंड को ऊपर रखना है और लेफ्ट हैंड को यहाँ पीछे इस तरह करके रखना है। इधर कभी ये मेरी लेफ्ट किडनी है तो मैं राइट हैंड को ऊपर और लेफ्ट हैंड को यहाँ पीछे इस तरह करके रखूँगा। बाय मैनुअली इस तरह पैल्पेट करना होगा कि मेरा राइट हैंड ऐसे, लेफ्ट हैंड इस तरह। पेशेंट से बोलना है सांस लें और फिर बाहर निकालें। बाहर निकाल के हम यूँ अंदर दोनों हैंड से इस तरह करके मीडियम मूवमेंट करेंगे। वो अभी मैं बैठ के दिखा भी देता हूँ कैसे। अगर तो किडनी इनलास्ट होगी तभी, या कोई मतलब डिसीज़ होगी किडनी की, मतलब पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हो या हाइड्रोनेफ्रोसिस हो या रीनल स्टोन्स हुए हो, तो उस केस में हमको किडनी पैल्पेबल होगी। या यूनिलैटरली अगर विल्म्स ट्यूमर हो या रीनल एब्सेस हो देन हमको किडनी पैल्पेबल होगी, वरना नॉर्मली किडनी भी पैल्पेबल नहीं होती। कि इस तरह करके मेरा ये समझो कि बीच में किसी का पेट रखा हुआ है तो राइट हैंड ऊपर लेफ्ट हैंड नीचे, यूं करके किडनी को पैल्पेट करने जब वो सांस बाहर ले रहा होगा इस तरह करके बाय मैनुअली किडनी पैल्पेट होगी। और स्प्लीन के भी 3 अलग से मैं एक तरीके होते हैं। एक तो यूं करके मीडियली जाना, बाकी 2 जो मैं अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ। लिवर अगर पैल्पेबल होगा, अगर तो हेपेटोमेगेली होगी तो उसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं। एक तो वही वायरल हेपेटाइटिस के अलावा अर्ली सिरोसिस में मिल सकता है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर, एमीबिक लिवर एब्सेस में मिल सकता है, एंटेरिक फीवर विच इज़ ऑल्सो नोन एज टाइफाइड। उस केसेस में भी हमको जो लिवर है वो एनलार्ज मिल सकता है। या मेलिग्नेंसी के केस में भी कभी कभी हमको जो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है उस केस में टेंडर हमको हेपेटोमेगेली मिल सकती है। तो ये 4-5 कॉजेज पता होनी चाहिए, वायरल हेपेटाइटिस, योर
अर्ली सिरोसिस, अमीबिक लिवर एब्सेस, एंटेरिक फीवर एंड राइट साइडेड हार्ट फेलियर। स्प्लीनोमेगैली की बात करें, स्प्लीनोमेगैली के बहुत सारे कॉजेस होते हैं, कुछ मैं शायद डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ अगर मैं भूल जाऊँ। उसका मलेरिया होता है, मलेरिया के अलावा लिशमेनियासिस, उसके अलावा पोर्टल हाइपरटेंशन, वायरल हेपेटाइटिस, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसी, बेसिकली मिलियट ट्यूबरकुलोसिस, आपका माइलोफाइब्रोसिस, लिम्फोमास, लुकीमियास, और दो और होते थे। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस आई थिंक मैंने बोल लिया। हीमोलिटिक एनीमिया, मिलियट ट्यूबरकुलोसिस मेरा ख्याल से बोल चुका हूँ। तो 13 कोई कॉजेस होते थे स्प्लीनोमेगैली के, और बहुत ज़्यादा इन लार्ज मतलब क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा ही स्प्लीनोमेगैली एक क्या कहते हैं, एक तो नॉर्मल स्प्लीनोमेगैली होती है, एक ये होती है कि आपकी मैसिव स्प्लीनोमेगैली होती है। मैसिव स्प्लीनोमेगैली में क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकीमिया, माइलोफाइब्रोसिस, और हमारे क्या कहते हैं उसमें क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकीमिया, माइलोफाइब्रोसिस, क्रॉनिक मलेरिया और लेशमेनियासिस में मिलती है। क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकीमिया, माइलोफाइब्रोसिस, क्रॉनिक मलेरिया एंड लेशमेनियासिस में हमको मैसिव स्प्लीनोमेगैली मिलती है। रीनल उसकी जो किडनीज पल्पेट होती हैं वो मैंने बता दी थी। इसके बाद हम आते हैं परकशन। परकशन का यही है, लिवर की वही परकशन मैंने और रेस्पिरेटरी उसमें बता दिया था, दोबारा मैं करके दिखा देता हूँ कि इस तरह करके परकशन करनी है। रेस्पिरेटरी उसमें देख लीजिएगा, मैंने परकशन का सही से बता दिया था। सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस से शुरू करना है। यूजली फोर्थ फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में हमको लिवर का अपर बॉर्डर आ जाएगा। अब कुछ किताबों में लिखा है कि हम राइट इलियक फोसा से ही नीचे जाएं, राइट इलियक फोसा से ही ऊपर जाना शुरू करें, वरना यही है कि आप अगर सेकंड से, मेरी राइट साइड ये थी मैं कंफ्यूज हो गया था, राइट साइड मेरी है, सेकंड से ही जाना है, फिफ्थ पे जाके जो नोट होगा वो डल हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे लिवर मिल जाएगा। अब वहाँ से ही नीचे जाते रहना है, जहाँ पे दोबारा रेजिडेंट आ जाए ना, इसका ये मतलब है कि क्या कहते हैं वहाँ पे दोबारा आपको क्या कहते हैं, मतलब वहाँ तक लिवर स्पैन है, लिवर स्पैन, और हमको लिवर स्पैन लेना भी चाहिए। लिवर स्पैन लेने का तरीका यही है कि जब आप सेकंड से फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे जा रहे होते हैं, सेकंड से जब आप फिफ्थ इंटरकोस्ट अगेन सेंटीमीटर्स में लेना होगा, सेकंड से फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में जाते हैं, जहाँ पे डला है वहाँ पेशेंट से बोल दें कि वहाँ अपनी उंगली रख ले, और आप वहाँ से नीचे पर कस करते जाएँ, जहाँ पे दोबारा कोई रेजिडेंट मिल जाए ना, वहाँ से लेके वहाँ तक आप गिने कि कितने सेंटीमीटर बढ़ा है। नॉर्मल जो लिवर स्पैन होता है वो 12 to 15 सेंटीमीटर होता है। अगर तो लिवर इनलार्ज्ड हुआ तो उसको मैंने सारे कॉजेज बता दिए थे कि राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो सकता है, या हमारे पास वही हेपेटाइटिस, अर्ली सिरोसिस, अमीबिक लिवर एब्सेस, टाइफाइड फीवर या मैलिग्नेंसी हो सकती है। अगर लिवर हमको 12 से कम मिला ना, तो इसका ये मतलब है कि या तो उस पेशेंट को एक्यूट फुलमिनेंट हेपेटाइटिस हो गया, या उसको एडवांस सिरोसिस हो गई। जो इन्हीं दो स्टेजेस में हमको लिवर स्पैन लेस देन 12 सेंटीमीटर मिलता है। तो ये पता होना चाहिए। स्प्लीन की परकशन, स्प्लीन की भी वही परकशन होती है कि राइट से जाएंगे, राइट से जाते जाते लेफ्ट तक जाएंगे, हम जहाँ पे डल हो जाएगा मतलब वहाँ स्प्लीन परकस हो गया। नॉर्मली स्प्लीनोमेगैली नहीं मिलती तो फिर स्प्लीन की परकशन का भी जो नोट है वो यहीं पे जाके डल मिलता है। मैं अलग से बता देता हूँ स्प्लीन के क्या कहते हैं जो दो और तरीके थे पैल्पेट करने के, और साथ में फिर हम ये हम परकशन पे आ गए। तो परकशन स्प्लीन परकस करने के बाद हम क्या करते हैं, हम फिर चेक करते हैं आपका क्या कहते हैं फ्लूइड थ्रिल एंड शिफ्टिंग डलनेस। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि अगर इस तरह स्प्लीन पैल्पेट नहीं हुआ ना तो बाय मैनुअल पैल्पेशन ये है कि राइट हैंड यहाँ रखूँ और लेफ्ट हैंड पीछे को इस तरह करके रखूँ, और वही लेफ्ट हैंड यहाँ पीछे जब रख लिया इस तरह करके, अभी तो लेफ्ट हैंड से मैंने पकड़ा हुआ है, तो ऐसे ही लेके जाऊँ, फिर स्प्लीन पैल्पेट हो जाना चाहिए। अगर इस तरह बाय मैनुअली भी पैल्पेट ना हो, देन आपने ये करना है कि पेशेंट से कहना है राइट लेटरली पेशेंट वो जाए कि राइट लेटरली लेट जाए, लेफ्ट हैंड यहीं पे इस तरह रखे रहना है, एंड राइट हैंड को वहाँ राइट इलियक फोसा से दोबारा इस तरह डायगनली लेके आना है, देन स्प्लीन पैल्पेट हो सकते हैं। तो ये 3 कॉजेज होती हैं स्प्लीन की, या 3 मेथड होते हैं, लेकिन मेन जो करना है वो हर हाल में एक राइट इलियक फोसा से डायगनली यहाँ तक जाना है कि सांस अंदर लें बाहर निकालें, अंदर लें बाहर निकालें, अंदर लें और बाहर निकालें। तो ये तो करने ही करने। सो दैट फॉर स्प्लीन पैल्पेशन। और ये कहते हैं अब हम परकशन पे आ गए थे, मैंने वो करके दिखा दिया। हम लिवर को सेकंड से स्टार्ट करना है, जहाँ पे भी डल हुआ वहाँ पे पेशेंट से कहने उंगली रख ले, नीचे नीचे परकस करते जाना है, जहाँ पे दोबारा रेजोनेंट हो गया उसका मतलब इतना लिवर स्पैन है वो ले लेना है। स्प्लीन को उसी तरह परकस करना है। अब मैं बताता हूँ फ्लूइड थ्रिल एंड शिफ्टिंग डलनेस। शिफ्टिंग डलनेस का तरीका इस तरह है कि जो शिफ्टिंग डलनेस हमारी होती है, शिफ्टिंग डलनेस में हमने ये करना होता है कि हम एपिगैस्ट्रियम से यहाँ से टक 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 परकस करते हुए आएंगे अम्बलाइकस के लेवल तक। मेरा अम्बलाइकस यहाँ अम्बलाइकस के लेवल तक आएंगे। देन हम राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, बेहतर है कि हम क्या कहते हैं राइट साइड पे कर लें, राइट साइड पे परकस करते हुए जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे। नॉर्मली ये होता है कि नॉर्मल पेशेंट्स में
जिनको एसाइटिस नहीं होगी। नॉर्मल पेशेंट में सबसे एक्सट्रीम फ्लैंक पे जाके जो नोट होता है वो डल हो जाता है। अब जिसको एसाइटिस प्रेजेंट होगी उसका बहुत फ्लैंक भी नहीं, उसका यहीं कहीं आसपास ही मतलब अम्बलाइकस में रहे हैं तो यहाँ पे जाके या करीब में जो नोट होगा वो डल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होगा। एसाइटिस होगी, फ्लूइड प्रेजेंट होगा, तो एक्सट्रीम फ्लैंक तक जाने की ज़रूरत नहीं होगी। जहाँ पे आपको रेजोनेंट जो नोट है, जो नोट आपको जहाँ पे डल मिल गया वहाँ तक परकस करना है। पेशेंट से बोलना है उल्टी साइड की तरफ करवट ले। अब वहीं पे हाथ रखे रहना है, उल्टी साइड की तरफ करवट ली, 10 सेकंड तक वेट करना है। 10 सेकंड तक वेट करने के बाद दोबारा यहीं पे परकस करना है। अगर तो नॉर्मल इंडिविजुअल जो होगा उस नॉर्मल इंडिविजुअल में यहाँ पे दोबारा जब परकस करेंगे तो डल नोट ही आएगा, क्योंकि कोई फ्लूइड था नहीं। लेकिन जिस बंदे में एसाइटिस थी, जिस बंदे को एसाइटिस प्रेजेंट थी, उस केस में क्या होगा, उस केस में जहाँ पे अभी डल आ रहा था, जब 10 सेकंड तक के लिए करवट इधर को करवाई, करवट करवाने के बाद जब दोबारा यहाँ परकस करेंगे तो ये नोट जो होगा वो हो जाएगा रेजोनेंट, क्योंकि जो फ्लूइड है वो शिफ्ट कर गया इधर को, एसाइटी वाला। तो अब यहाँ से हम दोबारा परकस करते हुए ठक 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 करते हुए लेके जाएंगे। एंड जहाँ पे इनिशियली रेजोनेंट मिल रहा था स्टार्ट में हमको, अब यहाँ पे हमको डल मिलेगा। सो दैट मीन्स कि शिफ्टिंग जो शिफ्टिंग वो है, डलनेस है, दैट इज़ प्रेजेंट एंड एसाइटिस इज़ प्रेजेंट। एंड इसी को फर्दर कंफर्म करने के लिए हम फिर क्या करते हैं, हम करते हैं फ्लूइड थ्रिल। फ्लूइड थ्रिल में क्या है, फ्लूइड थ्रिल में पेशेंट से बोलने का अपना हाथ बीच में इस तरह करके रखे, आपने लेफ्ट हैंड को अपने यहाँ लेफ्ट लंबर रीजन में रखना है एंड राइट हैंड से इधर को, राइट हैंड से इस तरह करके टैप करना है। पेशेंट का हाथ ऐसे होगा, आपने यहाँ से टैप करना होगा, आपका लेफ्ट हैंड इधर लेफ्ट लंबर रीजन पे होगा। अगर तो आपको वो थ्रिल से आए, सेंसेशंस पल्सेशन सी फील हुई जब आप टैप कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि वही एसाइटिस प्रेजेंट या फ्लूइड थ्रिल इज पॉजिटिव। नॉर्मली नहीं होती। फैट इंडिविजुअल्स में कभी कभी ये होता है कि उनके फैट की वजह से भी हमको पल्सेशन मिल सकती है, तो वो हमको डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो इसलिए हम पहले क्या कराते हैं, हम पहले शिफ्टिंग डलनेस कराते हैं। रिमेंबर दिस, अगर शिफ्टिंग डलनेस नेगेटिव मिले ना तो फिर फ्लूइड थ्रिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर टाइम वेस्ट ही हो रहा होगा। शिफ्टिंग डलनेस अगर नहीं मिली तो फ्लूइड थ्रिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने सीधा चले जाना है ऑस्कल्टेशन पे। वो मैं ऑस्कल्टेशन की भी जगह बता देता हूँ कौन कौन सी होती हैं। एंड ऑस्कल्टेशन से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एसाइटिस की क्या कॉजेज़ हो सकती हैं। अब एसाइटिक फ्लूइड भी ट्रांसुडेटिव हो सकता है, एक्सुडेटिव हो सकता है। एक्सुडेटिव हमको टीबी की केस में मिलेगा, या पेरोटोनाइटिस, बैक्टीरियल या केमिकल पेरोटोनाइटिस के केस में मिल सकता है। अगर हम ट्रांसुडेटिव फ्लूइड की बात करें तो वो हमको पेरिकार्डियल नॉट प्लूरल, पेरिकार्डियल इफ्यूजन में, कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में, राइट साइडेड हार्ट फेलियर में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के केस में, या मेल अब्जॉर्प्शन के स्टेट्स में, या हमको लिवर का जो था सिरोसिस ऑफ लिवर के केस में हमको ये ट्रांसुडेटिव फ्लूइड मतलब ये भी एसाइटिस की कॉज हो सकती हैं। इसके बाद जब हम ये परकशन कर लेते हैं देन हम आ जाते हैं ऑस्कल्टेशन पे। ऑस्कल्टेशन में 5 चीज़ें सुननी है। एक तो बाउल साउंड्स, एओर्टिक ब्रूई, रीनल। अच्छा, एओर्टा की भी कुछ लोग ये कि बीच में इस तरह करके उसको पल्सेट करते हैं, जिनको एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म होते हैं ना, उनमें एब्डोमिनल एओर्टा की भी हम पैल्पेशन करते हैं, तो हमको अपेरेंटली वो एन्यूरिज्म पैल्पेट हो जाता है। इस तरह करके हम बीच में ऐसे करके पैल्पेट करते हैं, मतलब इस तरह करके जिधर अम्बलाइका से 2 सेंटीमीटर अबव ही, एंड अम्बलाइका से 2 सेंटीमीटर अबव ही मैं अभी दिखाता हूँ हमको एब्डोमिनल एओर्टा की वो ब्रूई मिलती। 5 चीज़ें जो ऑस्कल्टेट करनी है। एक है हेपेटिक रब, जो कि राइट कॉस्टल मार्जिन के नीचे ही होगा। एक है या हेपेटिक ब्रूई भी कहते हैं उसको। एक है स्प्लीनिक रब, हेपेटिक रब, स्प्लीनिक रब, बाउल साउंड्स, एओर्टिक ब्रूवी एंड रीनल ब्रूवी। उनकी मैं जगहें बता देता हूँ। ब्रूवी जो है, स्पेशली जो एओर्टिक ब्रूवी है एंड जो रीनल ब्रूवी है, उसके लिए बेस्ट ये है कि हम उससे सुने, बेल्स सुने। वेयरस जो बाउल साउंड्स हैं और हमारे जो वो हैं हेपेटिक रब और स्प्लीनिक रब हैं, वो हमको उससे भी मिल सकते हैं, डायफ्राम से भी मिल सकते हैं। तो मैं लोकेशन अभी बता देता हूँ, जो 4 लोकेशन है ऑस्कल्टेशन की। अच्छा जी, तो मेरा अम्बलाइकस यहाँ है, मेरा राइट कोस्टल मार्जिन यहाँ है, लेफ्ट यहाँ कोस्टल मार्जिन यहाँ है। जो मेरा राइट कोस्टल मार्जिन है उसी के बिल्कुल साथ या नीचे रखूँगा मैं, तो मुझे हेपेटिक रब मिलेगा। लेफ्ट कोस्टल मार्जिन के पास रखूँगा, यहाँ स्प्लीनिक रब मिलेगा। मेरा अम्बलाइकस ये रहा, ये जो डिप सी बन रही है नज़र आ रही है, अम्बलाइकस मेरा यहाँ है। तो इससे मैंने 2 सेंटीमीटर अबव थोड़ा लेफ्ट पे करके रखना है। तो यहाँ पे मुझको मिलेगी एब्डोमिनल एओर्टा की एओर्टिक ब्रूवी, जो कि वैसे बेल्स सुननी चाहिए। और हमको अगर हम 2 सेंटीमीटर अबव जाएँ एंड अबव जाके 2 सेंटीमीटर लेटरली चले जाएँ, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे, क्योंकि हमें पता है अगर इफ़ यू नो योर एनाटमी
एब्डोमिनल एओर्टा के साथ ही, एब्डोमिनल एओर्टा से ही फिर आगे उसकी ब्रांच निकलती है, रीनल आर्टरी की ब्रांच निकलती है। तो हम 2 सेंटीमीटर अबव एंड ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर या थोड़ा सा लेटरली जाएंगे ना यहाँ पे एंड यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे राइट साइड की रीनल ब्रूई एंड लेफ्ट साइड की रीनल ब्रूई मिल जाएगी। एंड बाउल साउंड्स के लिए ये करना है कि जो बाउल साउंड है अम्ब्लाइकस से 4 सेंटीमीटर इंफीरियर मीडियल ही जाना है। 4 सेंटीमीटर यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी जा सकते हैं। इंफीरियर मीडियल यहाँ पे जाके हमको क्या मिलती हैं, जो कि मुझे अभी मिल भी रही हैं, अपनी बाउल साउंड्स मिलती हैं। तो ये चीज़ हमने करनी है। सो दैट इज़ ऑल फॉर योर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। इसके जो रेलेवेंट्स हैं, इसके बाद जब हमने पेशेंट की बोलने के ठीक है अपनी सलवार, हाँ पेशेंट से कहना है अपनी कमीज़ नीचे कर लें, और कमीज़ नीचे करके थैंक यू कर देना। थैंक यू करने के बाद एग्जामिनर को बताना है कि सर आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू हिज रेक्टल एग्जामिनेशन, लेकिन अगेन ड्यू टू कल्चरल बिलीव्स आई क्या कहते हैं, आई एम नॉट अलाउड टू, आई वोंट बी एबल टू डू इट। रेक्टल एग्जामिनेशन इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। तो ये एग्जामिनर को बताना होगा कि आपको पता है कि रेक्टल एग्जामिनेशन भी करनी होती है, लेकिन अभी हम नहीं कर सकते। ये सब करके पेशेंट को भी थैंक यू बोल देना है, और फिर एग्जामिनर को भी थैंक यू फॉर लेटिंग मी एग्जामिन दिस पेशेंट ऑन इंस्पेक्शन, या जो भी पॉजिटिव फाइंडिंग्स थी, इट वाज फाउंड हिज लिवर वाज फाउंड टू बी पैल्पेटेड, फॉर एग्जांपल हिज लिवर वाज फाउंड टू बी पैल्पेटेड, या वट एवर हिज स्प्लीन वाज फाउंड टू बी पैल्पेटेड। इस केस में बहुत सारे एब्डोमेन के बहुत सारे रेलेवेंट्स होते हैं, तो वो एग्जामिनर पूछ सकते, तो आपको सारे रेलेवेंट्स पता होने चाहिए कि आपने क्या क्या रेलेवेंट में परफॉर्म करना है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कि वही जल्दी से मैं स्टेप्स वाइज कर रहा हूँ। इंस्पेक्शन वो 9 चीज़ें थी। फिर हमारे पास आई पैल्पेशन में क्या कहते हैं, एक सुपरफिशियल 9 रीजन्स में, फिर डीप, फिर उसके बाद लिवर की वही राइट इलियक फॉसा से ऊपर तक, स्प्लीन की 3 तरीके, यूं बाय मैनुअली एंड राइट कर्वेट में करके, देन किडनी की बाय मैनुअली दोनों तरफ से। उसके बाद हमारे पास आई परकशन, सेकंड से गए 5th तक एंड नीचे तक गए, लिवर स्पैन ले लिया, स्प्लीन की उसी तरह गए। फिर हमने किया शिफ्टिंग डलनेस अगर मिली तो फिर हमने किया फ्लूइड थ्रिल के बाद हम आ गए सारे ऑस्कल्टेशन में, 5 जो चीज़ें चेक करनी थी। अब जो इसके रेलेवेंट्स होते हैं, इसके रेलेवेंट में हम क्या करते हैं, अगर हम हैंड से ही स्टार्ट करें, हमने पेलार चेक करना होगा, पेलर चेक करना होगा, एनीमिया चेक करना होगा, क्योंकि इसमें एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ तो नहीं सकता, किसी को कोई कोलोरेक्टल कैंसर हो, किसी में कोई जीआई ब्लीड हो, तो एनीमिया तो नहीं है उसको। हैंड्स में उसके पेलर चेक करना होगा। उसके क्या कहते हैं, नेल्स में भी उसकी आपका फिर आगे क्लबिंग चेक करनी होगी, क्योंकि मेल अब्जॉर्प्टिव स्टेट में अल्सरेटिव कोलाइटिस क्रोन्स डिजीज़ में क्लबिंग मिल सकती है। हमने इस चीज़ में स्प्लिंटर हेमरेजेस हर हाल में चेक करने होंगे, क्योंकि अगेन अगर कोई इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का पेशेंट हो, उसके साथ हमने आर्म में भी चेक करना होगा कि उसमें कहीं नीडल के तो वो नहीं है, नीडल मार्क्स तो नहीं है कि वो नीडल यूज़ करता हो वो ड्रग्स के लिए। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कोई पेशेंट आ सकता है। स्प्लिंटर हेमरेजेस चेक करने होंगे। नेल्स के लेवल पे ल्यूकोनी का चेक करना होगा, जो कि हेपेटिक फेलियर में मिलता है, सिरोसिस में मिलता है। हमको चेक करना होगा, एक होती है नेल प्लेट में हाफ नेल प्रेजेंटेशन, एक चीज़ होती है हाफ नेल, मैं डिस्क्रिप्शन में सही से बता दूंगा उसको कहते हैं क्या, कि बेसिकली क्रॉनिक रीनल फेलियर के पेशेंट में जो प्रॉक्सिमल नेल्स होते हैं वो हमारे होते हैं पिंक वाइट रंग के, और जो हमारे अभी तो मेरे सारे नेल्स पिंक है ना, रीनल फेलियर के क्रॉनिक रीनल फेलियर के पेशेंट में जो प्रॉक्सिमल नेल्स होते हैं वो पिंक वाइटिश होते हैं, एंड जो डिस्टल नेल होते हैं वो रेड ब्राउन रंग के हो जाते हैं। नेल्स चेक करने होंगे। कोइलोनीकिया चेक करना होगा फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। क्लबिंग चेक करनी होगी, क्या कहते हैं फॉर एनी मेल अब्जॉर्प्टिव प्रॉब्लम। उसके बाद क्या कहते हैं पैलर चेक करना होगा। अगर रीनल ब्रूई मिल गई तो ब्लड प्रेशर लेना होगा, क्योंकि कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट तो नहीं है। फेस में आना होगा, फेस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जॉन्डिस हर हाल में चेक करना होगा अगर हेपेटोमेगैली मिल गई। हमने आंखों में एनीमिया चेक करना होगा, जॉन्डिस चेक करना होगा। माउथ की एग्जामिनेशन करनी होगी उससे टॉर्च से, कि वेदर ग्लोसाइटस या इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस या कैंडिडाइसिस या कोई भी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से एक्टस अल्सर वगैरह तो नहीं है। ओवरऑल फेशियल एक्सप्रेशन देखने होंगे, कुशिंग सिंड्रोम का पेशेंट तो नहीं है, मून लाइक फेसिस तो नहीं है उसकी। कुशिंग सिंड्रोम का पेशेंट होगा तो उसके अगर मेल ही पेशेंट होगा, चेस्ट को देखना होगा कि उसके चेस्ट में गायनेकोमेस्टिया तो नहीं होगा कुशिंग सिंड्रोम का अगर पेशेंट है। दूसरा जो इस चीज़ में चेक करनी होती है, जो कि रेस्पिरेटरी में भी चेक करनी थी, मैं रेस्पिरेटरी की क्या कहते हैं उसमें रेलेवेंट में बताना भूल गया, रेस्पिरेटरी में बहुत सी रेलेवेंट्स बताना भूल गया था, वो मैं देखता हूँ रिकॉर्डिल के मैं बता दूंगा। हाथ ना इस तरह करवाने पेशेंट से या इस तरह कराने, अगर तो पेशेंट के हाथ यूं ऐसे ऐसे करने लग जाएं तो ये फ्लैपिंग ट्रेमर कहलाए जाते हैं। और ये हमको कब मिलते हैं, ये हेपेटिक एंसेफेलोपैथी के केस में मिलते हैं। तो हेपेटिक एंसेफेलोपैथी के केस में हमको क्या मिल सकता है, हमको नेवाई स्पाइडर एंजियोमास भी मिल सकते हैं, वो चेक करना होगा। फ्लैपिंग ट्रेमर्स चेक करने होंगे, एंड पेशेंट को चेक करना होगा उसका मेंटल स्टेटस क्या है, क्योंकि हेपेटिक एंसेफेलोपैथी में क्या होता है,
जो पेशेंट होता है उसका वही कंफ्यूज स्टेट में होता है। वो पेशेंट से पूछना होगा कि भाई आपको पता है कि आप अभी कहाँ बैठे हैं, या आप क्या कहते हैं, आपको आप क्या कहते हैं, आप जानते हैं कि आपका नाम क्या है। कंफ्यूज स्टेट में तो नहीं है पेशेंट, तो ये हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी को रूल आउट करने के लिए करना होगा। एंड लास्टली क्रॉनिक रीनल फेलियर हो सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पेशेंट, लिवर फेलियर का पेशेंट, एसाइटिस होगा तो उसको हमने चेक करना होगा पिटिंग एडीमा फुट में। तो ये सारी चीज़ें रेलेवेंट में आ जाती हैं। क्लबिंग, कोइलोनिकिया, ल्यूकोनिकिया, एनीमिया, जॉन्डिस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए स्प्लिंटर हेमरेजेस, योर चेस्ट में गायनेकोमेस्टिया, स्पाइडर नेवाई, फेशियल एक्सप्रेशंस, एंड लास्टली और पिटिंग एडीमा चेक करना होता है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के रेलेवेंट में। तो आई होप ये ईजीली समझ में आ गई हो, एंड थैंक यू।